हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय हम लोग पढ़ रहे थे वेव्स एंड एकॉस्टिक और आज इसका है तीसरा लेक्चर। अगर अभी तक आपने पुराने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार उनको देख सकते हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लास्ट जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था स्पीड ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग, या इसी को बोलते थे रोप। क्या आया था? v बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू। v क्या होती थी आपकी स्पीड, t क्या होता था टेंशन, और म्यू क्या होता था मास पर यूनिट लेंथ, यानी कि m/l। यहां से हम लोगों ने क्या देखा था कि सीधी सी बात है, अगर मास ज़्यादा है तो स्पीड क्या होगी? कम होगी। अगर कोई रस्सी आपकी रोप कोई मोटी है तो उस पर वेव ट्रेवल जो है धीमे करती है। टेंशन जितना ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा, डोरी जितनी आपकी खिंची हुई होगी वेव उतनी जल्दी ट्रेवल कर जाएगी। ये हम लोगों का लास्ट टॉपिक था। इस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखे हुए थे। तो आज हम लोगों को जो पढ़ना है, पहले तो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग पावर और इंटेंसिटी के बारे में। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो देखिए, पावर ऑफ वेव और इसके बाद इसी में देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ वेव। तो देखिए, मैं किसी डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन का कोई लेना देना नहीं है। एवरेज पावर, ये आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है? एवरेज पावर। पावर मतलब शक्ति, औसत शक्ति। ठीक है, ये क्या होती है? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू वी बाई 2। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। इस फॉर्मूले में देखिए क्या है, ये जो आपका ए है ये आप जानते हैं क्या होता है? एम्पलीट्यूड। ओमेगा जानते हैं क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। म्यू जानते हैं क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। और वी जानते हैं क्या है? स्पीड। क्लियर है बात? ये चीजें हैं इसमें। ये क्या है? एवरेज पावर। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंटेंसिटी का फॉर्मूला, इंटेंसिटी ऑफ वेव। अच्छा, यहां से आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा होगा पावर उतनी ज़्यादा। देखिए, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी I बराबर होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्लियर है? और आप जानते हैं एनर्जी अपॉन टाइम यानी कि वर्क अपॉन टाइम क्या हो जाता है? पावर। तो I बराबर क्या हो जाता है? P/A। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो देखिए I बराबर P की जरा वैल्यू रख दीजिए, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू इंटू वी अपॉन 2 और ये ए। अच्छा, म्यू की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? m/l। चलिए जरा देखिए, तो I बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और म्यू की जगह mv अपॉन 2l a। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर mv अपॉन 2 कैपिटल V। अब बताइए, ये m/v क्या ये डेंसिटी रो है? ये नीचे यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है अभी। चलिए देखिए इधर, तो I बराबर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर m/v रो हो जाएगा। ये स्मॉल v है और ये 2 है। ये भी फॉर्मूला है, और जो फेमस फॉर्मूला है ओमेगा की जगह 2πf लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर 2πf का होल स्क्वायर रो इंटू वी अपॉन 2। फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो ए स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी अपॉन 2। 2 से 4 कटेगा तो एक 2 बचेगा, तो आई बराबर क्या आएगा? देखिए 2 ए स्क्वायर पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो इंटू वी।
कौन सा v है ये? स्पीड वाला v। क्लियर है? ये है आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब बात आती है इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद रखेगा? तो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको नहीं याद रखना। आपको जो याद रखना है वो ये है, देखिए पाई कांस्टेंट है। अगर आपने फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर ली, स्पीड कांस्टेंट कर ली और डेंसिटी कांस्टेंट कर ली, तो जो आई आपका बेसिकली डिपेंड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं आई प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मानकर आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ये आपका है इंटेंसिटी का रिलेशन। इसका यूज हम लोग करते हैं इंटरफेरेंस में, यहाँ भी करेंगे, और जब क्लास 12th वाली फिजिक्स आएगी, ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स में भी करेंगे। यहाँ कौन सा है? इंटरफेरेंस ऑफ ये जो वेव्स आपकी स्ट्रिंग पर बन रही हैं, या जो अभी हम लोग साउंड वेव्स पढ़ेंगे, बीट्स वगैरह पढ़ेंगे, वहाँ पर भी देखना है। तो ये हो गया आपका इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। पावर इंटेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। उसके बाद आपने एनर्जी अपॉन टाइम को पावर लिख लिया, तो P बाई A, और उसके बाद आपने वैल्यू रख के आंसर निकाल लिया। इतना है इसमें अभी। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। चलिए चलिए देखिए इंटरफेरेंस ये शब्द मिलकर बना है इंटरफियर से। आप लोग कई बार इस वर्ड का यूज करते होंगे कि मेरे मामले में इंटरफियर मत करो, मतलब दखल अंदाजी। और आगे लिखा है वेव्स, मतलब कि एक वेव से ज्यादा वेव्स होने वाली हैं, मतलब वेव एक नहीं रहेगी। सीधी सी बात है, दखल अंदाजी अगर होनी है तो कम से कम उसके लिए दो लोग तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पर भी हम देखेंगे कम से कम दो वेव्स होंगी जो इंटरफियर करेंगी, ज्यादा भी कर सकती हैं, हम लोग दो का केस लेकर चलेंगे। अच्छा, इंटरफियर करना क्या है? जैसे अभी आपने देखा था कि हमने क्या किया था, रोप लेते थे या स्ट्रिंग लेते थे और उस पर वेव्स जनरेट करते थे। मान लीजिए एक वेव आपने यहां से जनरेट की ऐसे, क्लियर है, और एक वेव यहां से जनरेट हुई ऐसे। ये इन दोनों, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट था आपका, यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट था। अब देखिए ये मान लीजिए y1 वाली है और ये y2। अब ये वाली जो वेव है y1 वाली, ये चाहती है कि ये पार्टिकल कहां जाए, ऊपर, क्योंकि ये वेव अब कहां जाना चाहेगी, ऊपर। लेकिन ये जो y2 वाली वेव है ये इस p पार्टिकल को चाहती है कि तुम नीचे जाओ।
देख रहे हैं ना, देखिए ये यहाँ से गई, यहाँ से गई, और ये पी वाले से कहेगी चल भाई ऊपर, ये यहाँ से आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई, पी वाले से कहेगी चल भाई नीचे। तो अब ये पी दुविधा में है कि मैं कहाँ जाऊँ, पी दुविधा में है तो मैं कहाँ जाऊँ। तो यहाँ पर जो आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, या इसी को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। ये अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है, मतलब ऐसी कंडीशन का मतलब अगर दो या दो से ज्यादा वेव्स सुपर इम्पोज करती हैं, ये सुपरपोजिशन भाई सुपर इम्पोज करती हैं, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वाई नेट, वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम। अगर ज्यादा होती तो प्लस y3 प्लस y4 प्लस yn कर देते हैं। अगर दो से ज्यादा वेव्स हुई तो पार्टिकल का ये y क्या होता है, वेव का डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। तो जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों के डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए क्या ले रहे हैं, वेक्टर सम ले रहे हैं। तो बात क्लियर, ये क्या है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वेक्टर सम का मतलब यहां पर देखिए क्या है, बेसिकली मान लीजिए कि y1 चाहता है कि जो ये p है ये 5 मीटर ऊपर चला जाए, और y2 चाहता है कि ये जो p है ये 3 मीटर नीचे चला जाए। तो जो ये p जाएगा, ये p कहाँ जाएगा, देखिए अपोजिट है दोनों, 5 माइनस 3 2 मीटर ऊपर। किसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये p का, यानी कि ये क्या है, y नेट। अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर दीजिए, जरूरी नहीं कि ये अपोजिट में ही हो सकता है घूम के आती, ये भी इसको कहाँ ले जाती, ऊपर ले जाती, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए तो अब देखिए आगे हम लोग को क्या देखना है इसमें, आगे हम लोग देखने जा रहे हैं कि जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हुई तो कौन कौन सी क्वांटिटी है जिसमें चेंज हुआ। क्लियर है, तो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं। कुछ जो देखिए इसमें एक दो चीजें हैं जो कि डेरिवेशन टाइप की हैं, वो मैं यहां नहीं बताऊंगा आपको, मैं केवल आपको रिजल्ट बताऊंगा। वो डेरिवेशन आप जब इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स पढ़ेंगे तब देख सकते हैं। और वैसे भी डेरिवेशन का कोई यूज हमारे पास है नहीं। चलिए तो देखिए, मान लीजिए ये कोई पॉइंट है P, ठीक है। एक वेव को यहां से आना है और एक वेव को यहां से आना है। तो चलिए मान लीजिए ये वेव आई और एक वेव यहां से आई, यहां पर दोनों क्या कर रही हैं, इंटरफियर कर रही हैं। मान लीजिए ये आपका सोर्स S1 है, ये आपका सोर्स S2 है। यहां से जो वेव आई वो Y1 है, यहां से जो वेव आई वो Y2 है। क्लियर है बात। तो हमें देखना है कि P पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। मान लीजिए इसने x1 चला इस वेव ने, और इस वेव ने x2 चला। क्लियर है ना बात। अब हमें देखना है कि कितना टोटल आपका क्या आएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। देखिए अगर मैं P पर y1 लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं मैं, a1 साइन ओमेगा t प्लस kx1, प्लस जानबूझ कर लिया है थोड़ा देखने में सही लगे, बाकी आप माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y2 क्या होगा, a2 साइन ओमेगा t प्लस kx2। क्लियर है, ये x2 चली तो x2, ये x1 चली तो x1, दोनों का कुछ अपना एम्पलीट्यूड होगा। अब देखिए यहां पर मैंने ओमेगा दोनों का सेम लिया हुआ है। ये क्यों सेम लिया हुआ है इसके बारे में मैं अभी अब से 2-4 मिनट बाद डिस्कस करूंगा जब मैं कोहेरेंट सोर्स की बात करूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लीजिए कि दोनों का ओमेगा सेम है। क्लियर है बात। अब देखिए इन दोनों को मिलाने के बाद जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है वो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो यहां से देखिए y नेट जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, डेरिवेशन जो है होता है इसका, लेकिन हम डेरिवेशन नहीं करने जा रहे हैं। हम y नेट को लिखेंगे a नेट साइन ओमेगा t प्लस थीटा। देखिए हुआ क्या, इंटरफेरेंस होने के बाद क्या क्या बदला,
एक तो एम्पलीट्यूड बदल चुका है और एक ये आपका फेज बदल चुका है। पहले फेज कितना था ये, अब फेज कितना हो चुका है, ये हो चुका है। क्लियर है? तो यहां आप लिख सकते हैं आफ्टर इंटरफेरेंस ए चेंजेस एंड फेज चेंजेस, ए चेंजेस और फेज चेंजेस। अब देखिए आगे क्या होने वाला है। क्या मुझे बताइए, क्या ये जो x1 है ये x2 से छोटा लग रहा है देखने में? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जानबूझकर बनाया गया है ताकि इन दोनों वेव्स के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ जाए। इन दोनों के बीच में क्या आ जाए, कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस आ जाए। वो पाथ डिफरेंस क्या करेगा, वो पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस उत्पन्न करेगा। तो देखिए डेरिवेशन जब होता है तो डेरिवेशन में जो ए नेट की वैल्यू आती है, किसकी, ए नेट की, वो वैल्यू आती है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यहाँ ए नेट का भी स्क्वायर होगा, कॉस फाई। कॉस फाई, फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। क्लियर है? फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। मतलब ये जो दो वेव्स थी इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, फाई। अच्छा, अब देखिए ये फेज डिफरेंस आ क्यों रहा है। अच्छा, जरा अगर मैं देखिए यहां से अगर देखना चाहूं, अगर मैं इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालना चाहूं तो देखिए ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका फाई 1 ये फाई 2, तो देखिए डेल्टा फाई को मैं क्या लिख सकता हूं, कुछ भी लिख लीजिए, फाई 2 माइनस फाई 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो डेल्टा फाई यहाँ से क्या हो जाने वाला है, देखिए ओमेगा टी प्लस के एक्स टू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स टू। सही है ना? तो डेल्टा फाई बराबर ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, के एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ये डेल्टा फाई जो है वो क्या हो गया, के, और ये डेल्टा एक्स या डेल्टा फाई को आप लिखते थे 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स। अब जरा समझिएगा, देखिए दोनों चीजें होती हैं, फेज डिफरेंस की वजह से पाथ डिफरेंस भी आता है, पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस भी आता है। लेकिन यहां बेसिकली हो क्या रहा था कि यहां पर इनके पाथ में डिफरेंस था। देखिए x2 बड़ा था x1 से, तो इनके पाथ में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से इनके फेज में डिफरेंस आया, और वो कितना होगा, डेल्टा फाई बराबर 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स होगा। अच्छा, अगर मैं इन दोनों को बराबर कर देता, मतलब ये साथ साथ निकलती, तो ये दोनों यहां पर कैसे मिलती, एक साथ मिलती, और आपका पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस भी 0। अच्छा, अब मैं अगर थोड़ा सा बात कर लूं किसकी, अच्छा कोहेरेंट सोर्स की बात अभी थोड़ी देर में करते हैं, थोड़ा सा इसको और अभी आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं हम लोग। क्लियर है? तो यहां तक पहले जरा आप नोट कर लीजिए। यहां पर आप एक चीज लिखेंगे भी, यहां पर आप एक चीज लिखेंगे भी कि फेज डिफरेंस अकर्स ड्यू टू पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस अकर्स ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ठीक है ना? फेज डिफरेंस अकर्स ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए जरा सा। फेज डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि पाथ डिफरेंस था। अगर दोनों वेव सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती तो ऐसा नहीं होता। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बात करता हूं कोहेरेंट सोर्स की। तो कोहेरेंट सोर्स चलिए यहीं देखते हैं।
अच्छा, एम्पलीट्यूड तो समझ रहे हैं ना, ऑसिलेटिंग पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, एम्पलीट्यूड। अब देखिए ये जो आया नेट एम्पलीट्यूड, ये बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, इस फाई के टर्म पर, कॉस फाई, यानी कि जो नेट एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है कॉस फाई पर। अच्छा ठीक है, देखिए यहां पर एक आपका था ओमेगा टी प्लस के एक्स वन और एक था ओमेगा टी प्लस के एक्स टू। क्लियर है? ठीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर मान लीजिए ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती, सपोज दैट अलग अलग होती, तो ये ओमेगा वन होता, ये ओमेगा टू होता। अच्छा अगर मैं डेल्टा फाई निकालता तो देखिए क्या आता, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन टी प्लस के एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है ना, अभी तक क्या आ रहा था, के एक्स टू माइनस एक्स वन, अब क्या आता, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन इंटू टी के एक्स टू माइनस एक्स वन। यानी कि इससे क्या पता चलता है, इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टी। टी का भी फंक्शन है, जो कि बेसिकली स्टार्टिंग में तो होता था, हम लोग ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखते थे। अच्छा दिक्कत कहां आने वाली है, दिक्कत यहां आने वाली है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये पॉइंट पी है, मान लीजिए कि ये कंडीशन है, और एक मान लेते हैं कि जो कंडीशन हमने ली थी कि जब डेल्टा फाई क्या आ रहा था हमारा, के एक्स टू माइनस एक्स वन, मतलब टी का टर्म नहीं था। टी का टर्म क्या हो जाता है कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए कि हमने दो वेव्स का इंटरफेरेंस कराया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं साउंड वेव्स ले लेते हैं, दो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और आप दोनों लाउड स्पीकर के बीच में कहीं भी खड़े हुए हैं, तो एक लाउड स्पीकर की आवाज़ यहाँ से आ रही है, एक लाउड स्पीकर की आवाज़ यहाँ से आ रही है, तो आपको दोनों की मिक्सअप आवाज़ सुनाई देगी। हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम, ये अभी हम लोग देखेंगे कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस में। लेकिन अब देख लीजिए, मान लीजिए जैसे आप इस पोजीशन पर खड़े हैं किसी पर्टिकुलर एक्स पर, तो आपको इंटरफियर होकर कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है। क्लियर है बात? अब वो रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड हैं। सपोज दैट कि ये टाइम पर डिपेंड करने लगा। अब जब ये टाइम पर डिपेंड करेगा तो हो सकता है कि आप खड़े हैं, तो हो सकता है अभी के टाइम पर आपको आवाज़ तेज सुनाई दे रही है, हो सकता है 2 मिनट बाद आपको आवाज़ धीमे सुनाई देने लगे, हो सकता है अगले 2 मिनट में फिर तेज सुनाई देने लगे, क्यों? ये जो सुनाई देने का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड की तो बात हो रही है। सुनाई देने का मतलब भाई, अगर साउंड वेव है तो साउंड वेव का डिस्प्लेसमेंट या लाउडनेस क्या है, उसकी लाउडनेस को कौन बताएगा, उसका एम्पलीट्यूड। तो वो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा। एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड कर रहा है, फाई पर। अब अगर मान लीजिए फाई टी पर भी डिपेंड कर रहा है, तो एक्स को तो चलिए आपने मान लिया कि हम यहाँ खड़े हो गए तो पाथ डिफरेंस हमारा फिक्स हो गया कि इतना है, तो फेज डिफरेंस फिक्स हो गया। उस फेज डिफरेंस के लिए कुछ ना कुछ ए नेट की वैल्यू आ गई, उस ए नेट की वैल्यू को आप सुन रहे हैं। अब मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी अगर सेम ना होती तो ये जो आपका फाई है वो किस पर डिपेंड करने लगता, टाइम पर। मतलब एक ही पॉइंट पर कभी आपको लाउडनेस ज़्यादा मिलेगी, कभी आपको लाउडनेस कम मिलेगी। किसके केस में, साउंड वेव के केस में। लाइट वेव के केस में कहीं पर ब्राइटनेस ज़्यादा मिलेगी, कहीं पर ब्राइटनेस कम मिलेगी, उसी पॉइंट पर समय बदलते बदलते। तो ये चीज़ जो है, ये प्रोसेस जो आपका होगा, ये प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कहाँ, आप चाहते हैं कि जहाँ उजेला हो वहाँ उजेला रहे, जहाँ अंधेरा हो वहाँ अंधेरा रहे। अब यहाँ उजेला है, अब मान लीजिए ये जो लाइट्स हैं, ये जो लाइट्स हैं ये क्या करने लगे, कभी बुझने लगे, कभी जलने लगे, कभी बुझने लगे, कभी जलने लगे, तो आपको कोई भी डिस्टिंक्ट यहाँ पर पैटर्न नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, लाउड हो रहा है या स्लो हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग की ये रिक्वायरमेंट है कि जो फेज डिफरेंस है वो टाइम पर डिपेंड ना करे। मतलब अगर इस पी पॉइंट की बात हो रही है और इस पी पॉइंट पर अगर ए नेट की वैल्यू मान लो 5 आ रही है, तो इस पी पॉइंट पर 5 ही आती रहे। हाँ, अगर आप इस पॉइंट क्यू पर जाएंगे तो हो सकता है ए नेट की वैल्यू 3 हो जाए, चलेगा। इस पॉइंट आप आर पर जाएंगे तो हो सकता है कि ए नेट की वैल्यू 7 हो जाए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ना हो कि अभी यहां पर 3 है इस पॉइंट क्यू पर और 5 सेकंड बाद यहां 6 हो जाए, 4 सेकंड बाद यहां 10 हो जाए, ये चीज गलत हो जाएगी किसी। अब आप खुद ही बताइए मुझे, आप लाउड स्पीकर से सुन रहे हैं, कभी लाउड स्पीकर अचानक से तेज हो जाए, कभी लाउड स्पीकर अचानक से धीमा हो जाए, पर चले सुबह 10 बजे तेज बज रहा है, फिर 10:10 पर बिल्कुल धीमा हो जाए, फिर तेज हो, फिर धीमा हो, तो ये संभव नहीं है और ये हम नहीं चाहते हैं। कुल मिलाकर बात हमारी ये है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारा पाथ डिफरेंस है वो केवल और केवल किस पर डिपेंड करे, जो फेज डिफरेंस है वो किस पर डिपेंड करे, केवल और केवल पाथ डिफरेंस पर। एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहे, फिक्स रहे।
ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो हमको सोर्स चाहिए, देखिए ये जो हमने सोर्स लिए थे S1 S2, ये सोर्स जो है कोहेरेंट होना चाहिए। सोर्स क्या होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। तो देखिए कोहेरेंट सोर्स समझिए, कोहेरेंट सोर्स if the phase difference between two waves या सोर्स किसी की भी बात कर लीजिए does not change with time, then sources या waves are known as कोहेरेंट। मतलब कोहेरेंट सोर्स वो हैं जिनका फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड ना करे, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रहे। अब ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बराबर करनी पड़ेगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्सेस शुड बी सेम, क्योंकि जैसे ही आप फ्रीक्वेंसी सेम करेंगे तो टाइम का जो टर्म है वो गायब हो जाएगा। जैसे अभी आपने इसके पहले देखा था, टाइम का टर्म क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। क्या बचेगा? केवल डेल फाई बराबर के डेल एक्स। तो बात क्लियर है। कोहेरेंट सोर्स आप समझ गए होंगे। अच्छा, कोहेरेंट सोर्स अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब आप ऑप्टिक्स में इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने ये S1 S2 लिया है, तो ये S1 S2 अलग अलग नहीं हो सकते। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कोहेरेंट सोर्स का। कोहेरेंट सोर्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस नेवर बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस नेवर बी कोहेरेंट। अगर दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स या कोई भी सोर्स हैं वो कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि इस कमरे में इस समय जहां पे ये क्लास चल रही है 1 2 3 4 5 6 बल्ब लगे हुए हैं। ये 6 बल्ब एक ही कंपनी के हैं, एक ही पावर के हैं, एक ही वॉट के हैं। सब कुछ इनका सेम है, सब कुछ इनका सेम है। सारे बल्ब 18 वॉट की एलईडी सेम कंपनी की लगी हुई हैं। कंपनी का नाम नहीं बताऊंगा, एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है। तो देखने में लगता हमको क्या है कि यार ये तो बिल्कुल सेम सेम है, तो यानी कि ये कोहेरेंट हो गई। अगर ये कोहेरेंट हो गई होती तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह आप ना देख पाते। हो सकता है कि इस बोर्ड के इस हिस्से में जो है ब्राइट हो जाता, इस हिस्से में हो सकता है डार्क हो जाता। भाई जहां एम्पलीट्यूड, जहां पर फाई की वजह से एम्पलीट्यूड बढ़ा वहां पर ब्राइटनेस बढ़ गई, जहां एम्पलीट्यूड घटा वहां पर क्या हो गई? आपकी ब्राइटनेस घट गई। अभी इंटेंसिटी पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। लेकिन इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जो आपके घरों में भी अगर कमरों में 2-3 लाइटें लगी हैं तो वो इंटरफियर नहीं करती हैं। ठीक है ना? क्यों नहीं होते दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट? ये हम लोग पढ़ेंगे जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। लेकिन ये जो बात आती है कि S1 S2 क्या है, तो ये S1 S2 किसी एक सोर्स से ही दो सोर्स बनाए गए हैं, इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो मेरे समझ से ये कोहेरेंट सोर्स तक का आपका कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल अब क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग चलिए देखेंगे इसके बाद आगे। तो यहां तक आप इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग आगे मूव करते हैं इंटेंसिटी की तरफ।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बात करते हैं इंटेंसिटी के बारे में। इंटेंसिटी अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताई थी, अब उसी के बारे में थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। क्लियर है ना? चलिए अभी जब हम लोग इसमें बीट्स पढ़ेंगे, हिंदी में जिसे बोलते हैं विस्पंद, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी क्या होगी, चेंज होगी। वो भी बहुत मज़ेदार टॉपिक है, अभी इसके बाद आएगा। देखिए क्या आया था, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अभी आपने पढ़ी थी ना, क्या आई थी, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर रो वी, और तो नहीं कुछ छूट रहा। 2 पाई मेन चीज जो थी वो थी ए स्क्वायर। क्लियर है ना? और हम कह देते थे कि आई बराबर क्या है अपना, के ए स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा देखिए अभी आपने क्या निकाला था, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, ए नेट का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ए टू स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अच्छा यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नेट बराबर के ए नेट का स्क्वायर, आई1 बराबर के ए1 स्क्वायर, आई2 बराबर ए के ए2 स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए जरा वैल्यू रख रहे हैं, ए नेट स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं आई नेट बाई के, आई नेट बाई के। क्लियर है? ए1 स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं आई1 बाई के, ए2 स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं आई2 बाई के प्लस 2। ए1 की जगह क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई बाई अंडर रूट के, अंडर रूट आई1 बाई अंडर रूट के, अंडर रूट आई2 बाई अंडर रूट के, और कॉस फाई है तो उसको कॉस फाई रख दीजिए। अच्छा ये अंडर रूट इंटू अंडर रूट के हो जाएगा, और ये के कॉमन लेके खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, आई नेट बराबर आई1 प्लस आई2 प्लस 2 अंडर रूट आई1 अंडर रूट आई2 कॉस फाई। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो आपकी नेट इंटेंसिटी है वो भी फाई पर डिपेंड कर रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वहीं पर इंटेंसिटी भी मैक्सिमम। क्लियर है ना बात? क्योंकि एम्पलीट्यूड भी आपका फाई पर डिपेंड कर रहा है और इंटेंसिटी भी आपकी फाई पर डिपेंड कर रही है। तो जहां कॉस फाई मैक्सिमम वहां इंटेंसिटी मैक्सिमम, जहां कॉस फाई मैक्सिमम वहां एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम। तो ये आपकी इंटेंसिटी हो गई किसके केस में, इंटरफेरेंस के केस में। बात क्लियर है? अब हमें देखने हैं 2 टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, तो इसको नोट करिए। फिर हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलिए
तो देखिए टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस देख लेते हैं। दो टाइप्स के इंटरफेरेंस होते हैं, सीधी सी बात है। दो टाइप्स क्या होंगे, जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, और दूसरा टाइप होगा जब इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मिनिमम हो। पूरा केस किसका रहने वाला है, कॉस का, कॉस फाई। चलिए, तो एक तरफ मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक तरफ मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हिंदी इनकी बहुत खतरनाक है, इसको बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण, इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। चलिए बीच में इनके एक बाउंड्री खींच देते हैं, ये इलाका इसका, ये इलाका इसका। चलिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए होना क्या है, इंटेंसिटी शुड बी मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड शुड बी मैक्सिमम। क्लियर है। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी मिनिमम और एम्पलीट्यूड मिनिमम। अच्छा चलिए जरा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो ए नेट बराबर था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, और आई नेट बराबर था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई। चलिए देखिए, ए नेट मैक्स कब होगा, जब कॉस फाई क्या हो, मैक्स हो, यानी कि कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, +1। तो कॉस फाई क्या हो जाए, +1। कॉस फाई +1 पाई की किस वैल्यू के लिए होता है बताइए, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। फिर कॉस किसके लिए होगा, देखिए 0, और किसके लिए बताइए, 0 के बाद क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा भैया, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट डॉट डॉट। सही है कि नहीं। कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 2 पाई की वैल्यू 1, कॉस 4 पाई की वैल्यू 1, डॉट 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 करते चले जाएंगे, यानी कि फाई बराबर 2n पाई, फाई बराबर 2n पाई। n क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 3, 4, 4, जो होना होगा हो जाएगा। क्लियर है। यही चीज़ किसके लिए है, आई नेट के लिए भी है। यही चीज़ किसके लिए है, आई नेट मैक्स कॉस फाई मैक्स, यानी कि कॉस फाई बराबर 1। क्लियर है। अच्छा जगह देखो कम पड़ गई, चलो दूसरे के इलाके में थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो देखिए अब मैं अगर लिखना चाहूं, अब मैं क्या लिखना चाहूंगा, ए मैक्स। तो ए अब मैक्स हो चुका है, उसका स्क्वायर हो चुका है, क्या बचेगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। देखिए कॉस फाई 1 हो चुका है, तो ए मैक्स का स्क्वायर, इसको मैं क्या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ए मैक्स बराबर क्या आने वाला है, A1 प्लस A2। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी तरह क्या निकालना है मुझे, आई मैक्स। तो आई मैक्स अब क्या हो जाएगा, देखिए I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ,
इसको मैं लिख सकता हूं √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। जरा इसको ओपन करिए तो a² I1 b² I2 प्लस 2ab। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका I मैक्स। क्लियर है? अच्छा, हमने फेज डिफरेंस को तो देख लिया। अच्छा ये बताइए फेज डिफरेंस के रिस्पेक्ट में पाथ डिफरेंस कितना होगा? डेल्टा एक्स। क्लियर है ना? तो देखिए डेल्टा एक्स आपका क्या होता है? डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? λ/2 पाई डेल्टा फाई। अरे अपोजिट कर दिया, डेल्टा फाई क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा। अच्छा तो डेल्टा एक्स λ/2 पाई। एक बार क्या रखेंगे? 0 रखिए जरा इसकी जगह, फाई की जगह 0 रखिए तो क्या मिला? 0। एक बार जरा 2 पाई रखिए तो λ/2 पाई इंटू 2 पाई तो क्या मिला? लैम्डा। फिर जरा 4 पाई रखो तो λ/2 पाई और ये क्या है? 4 पाई तो कितना मिला? 2 लैम्डा। यानी कि डेल्टा एक्स बराबर क्या है? 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यानी कि डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा। दिख रहा है नीचे तक? डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा, डेल्टा एक्स बराबर n लैम्डा। क्लियर है ना? यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप देखिए पहले तो यहां पर लिख लीजिए क्या? इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। डेल्टा एक्स क्या है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। और ये क्या है? 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल। ये क्या है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ठीक है ना? चलिए यहां का खेल हो गया खत्म। अब आ जाते हैं यहां। ठीक है ना? इसी तरह इसको भी ट्रीट करते हैं। तो आप जानते हैं, देखिए क्या फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है। तो अगर ए नेट या आई नेट को मिनिमम होना है तो उसके लिए कॉस फाई को मिनिमम होना पड़ेगा। और कॉस फाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -1। मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, कितनी होती है? -1। किसके लिए होती है ये बताइए? कॉस की वैल्यू -1 किसके लिए होती है? ये होती है पाई के लिए, 3 पाई के लिए, 5 पाई, 7 पाई, इसी तरह चलते जाइए। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 2n+1 पाई, जहाँ n बराबर क्या है? 0, 1, 2, 3। ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? n की जगह 0 रखो जरा, तो पाई 1 रखो, 3 पाई, 2 रखो, 5 पाई। क्लियर है ना? यानी कि फाई क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा इसी के रेस्पेक्ट में जरा निकाल लेते हैं पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा एक्स कितना होता है? देखो कहाँ गया कहाँ गया? λ/2 पाई और यहाँ पर फाई। चलिए तो एक बार फाई की जगह मैं क्या रखूँगा? अगर 0 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 0। पहले क्या रखूँगा? नहीं सॉरी, पहले क्या आएगा? पाई। तो इसकी जगह पाई रखूँगा तो क्या आएगा? λ/2। देखिए पाई से पाई कट गया, λ/2। फिर क्या रखूँगा? 3 पाई, तो 3 λ/2, फिर 5 λ/2, फिर 7 λ/2, इस तरह चलते जाएंगे। तो डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा? 2n+1 λ/2, 2n+1 λ/2, जहाँ n फिर से क्या है? 0, 1, 2। देखिए n की जगह 0 रखिए, λ/2, 1 रखिए, 3 λ/2, यानी कि λ/2 का क्या है? ऑड मल्टीपल। λ/2। ठीक है, अब देख लीजिए क्या है? ए मिनिमम क्या होगा? ए मिनिमम क्या होगा?
ये कितना हो चुका है cos फाई माइनस का 1, तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 किसके बराबर हो जाएगा ये, ए मिन का स्क्वायर बराबर A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ए मिनिमम बराबर A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 दिख रहा है नीचे, चलिए दिख रहा है, तो ए मिनिमम बराबर A1 माइनस A2 हो गया। अच्छा चलिए और देखिए आई मिनिमम भी देख लेते हैं, चलिए आई मिनिमम, तो आई मिनिमम क्या हो जाएगा, देखिए आई देखिए क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2, तो इसको मैं आई मिन को अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो गया आई मैक्स और आई मिन, ए मैक्स और ए मिन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे समझ से, क्लियर है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसे पूरा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। अब देखिए इसी में अगर मैं कुछ स्पेशल केसेस बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। अगर इसमें कुछ स्पेशल केस बनाने हों तो बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं।
एक शब्द होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब हो सकता है कुछ लोग जानते हो सकता है कुछ लोग ना जानते हो। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है दो बिल्कुल जस्ट अपोजिट चीजें, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, ये क्या है? कॉन्ट्रास्ट। तो देखिए इंटरफेरेंस में हम चाहते हैं कि हमें कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिले। कॉन्ट्रास्ट अच्छा मिलने का मतलब ये है, अगर साउंड वेव की बात करूं तो मैं ये चाहूंगा कि जहां पर मुझको मैक्सिमम मिल रहा है वहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम मिले, और जहां मिनिमम मिल रहा है वहां बिल्कुल मिनिमम जीरो हो जाए। जैसे समझिएगा बात को, ए नेट जो हमारे पास जो ए मैक्स आया था वो आया था A1 प्लस A2, और ए जो मिनिमम आया था वो आया था A1 माइनस A2। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए A1 बराबर 5 है, A2 बराबर 2 है। ठीक है, तो ए मैक्स कितना हो गया? 5 प्लस 2 7, और ए मिन कितना हो गया? 5 माइनस 2 3। तो है ही तो ये मैक्सिमम, है ये मिनिमम। लेकिन देखिए अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो देखिए होगा क्या कि जब ए मैक्स 7 होगा तब आपको तेज सुनाई देगा, और जब ए मिनिमम आएगा तब आपको धीमे सुनाई देगा, क्योंकि 3 है तो कुछ ना कुछ तो सुनाई देगा। इफ A1 बराबर A2 अगर हो गया, अगर A1 बराबर A2 हो गया तो देखिए अपने को लाभ मिल जाएगा। क्या लाभ मिल जाएगा अपने को? कि जो अपना नेट है यानी कि जो मैक्सिमम है वो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स A। मतलब देखिए A1 प्लस A2 बराबर मान लीजिए क्या है? 1 है, तो ये कितना हो गया? 2A। ये तो चलो फिर भी ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। मेन कहानी है A मिनिमम की। A मिनिमम क्या हो जाएगा? A माइनस A बराबर 0। ये है मेन कहानी। मतलब मिनिमम अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। जहां पर आप चाहते हैं कि मिनिमम हो वहां पर आपको कुछ ना सुनाई देगा। तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है भैया? पहचानने में कितनी ज्यादा आसानी हो गई भाई। वहां पर तो ये था कि 7 था 3 था, यहां पर तेज सुनाई दे रहा है, यहां पर धीमा सुनाई दे रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है मान लीजिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ? मिनिमम में तो बिल्कुल खत्म और मैक्सिमम में 2 गुना। तो यानी कि अब यहां पर डिफरेंस करना बहुत आसान है कि कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो ये जो कैटेगराइजेशन है मैक्सिमा मिनिमा का, इसी को बोलना है गुड कॉन्ट्रास्ट। ये तब बेहतर हो सकता है अगर आप एम्पलीट्यूड भी बराबर ले लें। फ्रीक्वेंसी बराबर क्यों ली? कि टाइम पर डिपेंडेंस ना आए। अगर एम्पलीट्यूड भी बराबर ले लेंगे तो कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। इस चीज को आप समझ सकते हैं लाइट वेव के इंटरफेरेंस से। कैसे? जहां पर मैक्सिमा है वहां हम चाहते हैं कि लाइट खूब ब्राइट दिखाई दे, ठीक है ना। तो अगर ये वाली कंडीशन है, जब दोनों बराबर नहीं है, तो जब ये मैक्सिमा पे आएगा तो खूब उजेला दिखाई देगा, और जब मिनिमा पे आएगा तो उजेला थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो आपका सही नहीं है, पहचानने में थोड़ा बहुत मिस्टेक आपसे हो सकती है। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाए कि जहां मिनिमा है वहां बिल्कुल अंधेरा, कुछ नहीं, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड सब क्या हो गया? 0 हो गया भाई। ये 0 तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो अब क्या होने वाला है आपका? मैक्सिमा में तो ब्राइट दिखेगा लेकिन मिनिमा में बिल्कुल खत्म, 0 दिखाई देगा, अंधेरा दिखाई देगा। तो कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। क्लियर है ना बात? तो अगर हम ये कर लें तो यानी कि हमारा काम जो है वो काफी आसान हो सकता है। यहां तक कोई दिक्कत मेरे समझ से किसी को नहीं होनी चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि अच्छे कॉन्ट्रास्ट के लिए हमारा एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो जो 2 वेव्स आपने जो ली थी, अगर हम उनका एम्पलीट्यूड भी बराबर कर दें और उनकी फ्रीक्वेंसी भी बराबर कर दें तो हमारे लिए बहुत से काम आसान हो जाएंगे। एक तो क्या हो जाएगा कि जो फेस की डिपेंडेंस टाइम पर आती है वो नहीं आने वाली है, और दूसरा जो हमारा मैक्सिमा और मिनिमा है वो क्या हो जाएंगे? उनके कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएंगे? बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जितना भी चीज़ें हमने पढ़ी ये बेसिकली इंटरफेरेंस के बारे में है। इसका यूज भी हम लोग अभी करेंगे साउंड वेव्स के केस में, और इसका बहुत ज़्यादा यूज है आपका इंटरफेरेंस के केस में जब हम लोग पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो चलिए इसके मैं 1-2 आपको बेसिक क्वेश्चन करा देता हूँ, मतलब बहुत ही बेसिक, ये आपके लेवल के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको इससे फॉर्मूले की और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी कि कैसे अटेम्प्ट करना है। इसका लाभ आपको मिलेगा लाइट वेव्स में जब आप ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्लियर है ना। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा 2 वेव्स विच हैव सेम फ्रीक्वेंसी या सेम फ्रीक्वेंसी की जगह मैं सीधे क्या लिखता हूं? 2 कोहेरेंट वेव्स। तो जब कोहेरेंट कह दिया तो फ्रीक्वेंसी अपने आप सेम हो गई,
two coherent waves have intensities in the ratio of 9:16. Find the ratio of maximum to minimum intensity. Find the ratio of maximum to minimum इंटेंसिटी। देखिए आपको I1 डिवाइड बाई I2 दिया हुआ है कितना 9/16। आपसे I मैक्स अपॉन I min पूछ रहा है। तो देखिए इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला जो आपकी इच्छा हो आप वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समझ रहे हैं ना, कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं। अच्छा देखिए I मैक्स का एक फॉर्मूला मैं आपको और बता दूं, I मैक्स का एक फॉर्मूला और बता दूं, देखिएगा यहाँ पर जो आपने निकाला था क्या, I नेट बराबर क्या था I1 प्लस I2 प्लस 2 क्या था √I1 √I2 cos phi। क्लियर है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, I जब मैक्स निकालने जाएंगे तो cos phi 1 हो जाएगा। I1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर प्लस 2 √k a1 √k a2। तो देखिए k मैंने कॉमन ले लिया सबसे, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2, तो यहाँ से देखिए k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अरे सीधी सी बात है यार, समझो ना कि I मैक्स होता क्या है ka, तो I मैक्स क्या होगा k a मैक्स का स्क्वायर, और a मैक्स का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। क्लियर है। तो जो आपको फॉर्मूला लगाना हो वो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं दोनों तरीके से करता हूँ। देखिएगा मैं इसको लिख रहा हूँ I1 को k a1 स्क्वायर k a2 स्क्वायर अपॉन 9/16। k से k मरा, स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो a1 अपॉन a2 कितना आ जाएगा 3/4। क्लियर है। a1 बाई a2 कितना आ गया 3/4। चलिए तो यहां से देखिए अगर आप लोग प्रोपोर्शनलिटी वाला लॉ लगाएं तो आप a1 को 3x और a2 को 4x मान सकते हैं। a1 को 3 और a2 को 4 नहीं मान सकते हैं, ये रेशियो है इनका। हो सकता है यहां पर क्या रहा हो 12 रहा हो, यहां 16 रहा हो, कट के कितना आ गया हो 3/4। तो देखिए I मैक्स, देखिए I मैक्स अपॉन I min। I मैक्स क्या है देखिए k a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और ये कितना है k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बराबर। तो देखिए k से k तो मर जाएगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 3x प्लस 4x का होल स्क्वायर 3x माइनस 4x का होल स्क्वायर। तो ये 7x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 49x स्क्वायर, और ये माइनस x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर मर गया, आंसर कितना आ गया आपका I मैक्स अपॉन I min बराबर 49/1। I मैक्स अपॉन I min कितना आ गया 49/1। क्लियर है ना, कोई दिक्कत यहाँ से मेरे समझ से नहीं लगता मुझे आपको होने वाली है। क्लियर है ना। और भी इसके तरीके करने के आप चाहें तो कर सकते हैं, अभी देखिए बताता हूँ मैं आपको। देखिए दूसरा तरीका भी आप लगा सकते हैं, क्या, इसको देखिए मिटा दें। देखिए I मैक्स अपॉन I min। I मैक्स का आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, और इसका √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। चलिए तो I मैक्स अपॉन I min। जरा मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ I2 को कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। I2 को यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ, तो देखिए क्या बचने वाला है I1 अपॉन I2 प्लस 1
का होल स्क्वायर और I1 अपॉन I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? I1 अपॉन I2 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 9/16। तो 9/16 किस में दिया हुआ है? अंडर रूट में, और ये प्लस का 1 और यहाँ स्क्वायर, और यहाँ कितना दिया है? 9/16 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए कितना हो जाएगा ये? 9/16 माने 3/4 प्लस 1, और यहाँ 3/4 माइनस का 1। सही है? चलिए 3/4 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? देखो 3 4 7/4 कितना हो जाएगा? 7/4, और डिवाइड में कितना हो जाएगा? माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4। 4 से 4 देखो मर गया, माइनस का 7 बचा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 49 और नीचे 1। आंसर फिर भी हो जा रहा है। दोनों तरीके सही हैं, जो तरीका आप करना चाहें आप वो तरीका कर सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है ना? कई सारे फॉर्मूले, कई करने के तरीके भी होते हैं, जो तरीका आपको सही लगे आप वो तरीका फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ठीक है ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो आपसे अब मैं मिलूंगा कब? कल। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।